नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज अपने जीव विज्ञान के सेक्शन के अंतर्गत जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा करने वाले हैं हम श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र के बारे में बहुत डिटेल में आज हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से श्वसन तंत्र को पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको बहुत डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे और आज की जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ श्वसन तंत्र से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने पूर्व में भी बताया है कि आप रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि नोट्स ही वो आधार है जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा के अंतिम चरण में। क्योंकि समस्याएं होती हैं, यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप डेली क्लास के भरोसे रहते हो, तो अब आपके पास परीक्षा में इतना समय नहीं पर्याप्त होगा कि आप 1 घंटे की क्लास जाकर देख सको। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस का नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये जो सामान्य विज्ञान हम कवर कर रहे हैं, आपको बता दें ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र की हम शुरुआत करेंगे और देख लेते हैं कौन सा कलर वाइट मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। श्वसन तंत्र की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो श्वसन तंत्र से संबंधित चर्चा आज के इस सेशन में होगी, आज के इस क्लास में होगी और इसको बहुत डिटेल से समझने का, जानने का प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में आपको समझना होगा कि श्वसन में 2 प्रक्रिया, आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। 2 प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। कौन कौन सी ये 2 प्रक्रियाएं हैं, यदि हम इनकी बात कर लें कि भाई इसमें कौन कौन सी 2 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, तब जाके हम पूरा बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले इसमें एक जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं श्वसन। पहली जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं श्वसन के बारे में। और श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। श्वसन को क्या बोलते हैं? ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया श्वासोच्छ्वास को क्या बोलते हैं, कई बार आप जानते हैं एरर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो दोनों आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से बचना है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को समझते हुए चलना है, क्योंकि आप जान रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारी परीक्षा में जिस प्रकार से टाइपिंग एरर आजकल देखने को मिलती है, उसके लिए हमें पहले से तैयार होने की ज़रूरत है। यदि हम नहीं तैयार रहेंगे तो समस्या हमारे लिए होगी। सबसे पहले हमने देखा श्वसन तंत्र के बारे में, हमने देखा कि इसमें 2 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। पहली प्रक्रिया है जिसको श्वसन कहते हो, दूसरी प्रक्रिया है जिसको श्वासोच्छ्वास कहते हो, या पहली प्रक्रिया है जिसको बोलते हो रेस्पिरेशन, दूसरी प्रक्रिया है जिसको बोलते हो ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहीं से हम आगे बढ़ने वाले हैं और एक एक करके इनको हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कलर का इशू है, इसलिए मैं देख लेता हूँ कि कौन से कलर इस पे स्पष्ट उभर कर आएंगे जिससे आपको समस्याएं ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्वसन के बारे में मैं अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले श्वसन को देखेंगे और श्वसन के बाद फिर श्वासोच्छ्वास को हम देखेंगे। तो श्वसन के बारे में जब हम देखते हैं, श्वसन के बारे में अब यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो श्वसन में क्या होता है? आप जानते हैं
कि सामान्य तौर पे जो मनुष्य होता है या जो प्राणी होते हैं, आप कह लीजिए, जब सांस लेते हैं तो क्या होती है, बहुत सारी वायुमंडल में जो बहुत सारी गैसें होती हैं वो नाक के माध्यम से, हम अपनी बात कर लें तो वायुमंडल में जो बहुत सारी गैसें होती हैं वो नाक के माध्यम से प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, जो गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, किसके माध्यम से, नाक के माध्यम से प्रवेश करती हैं। ठीक है, सबसे पहले गैसें जो हैं वो नाक के माध्यम से प्रवेश करती हैं जब हम सांस लेते हैं। और जब ये गैसें नाक के माध्यम से प्रवेश करती हैं हमारे सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान, तो ये पहुंचती कहाँ हैं, हमने आपको बताया था कि जब ग्रसनी आपने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 पाइप इससे जुड़ी होती है। कौन कौन सी बताया था, पहले बताया था कि एक होती है विंड पाइप और दूसरी होती है फूड पाइप। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो फूड पाइप है इसमें भोजन जाता है और भोजन विंड पाइप में नहीं जाता है। विंड पाइप में भोजन इसलिए नहीं जाता है क्योंकि विंड पाइप पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो जब भोजन हम लेते हैं मुख में तो वो उसको बंद कर देती है, विंड पाइप को क्लोज कर देती है, जिसको बोलते थे एपिग्लोटिस। भूलना नहीं है, पिछला याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पे जब हम सांस ले रहे हैं तो जो गैसें प्रवेश कर रही हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी विंड पाइप में, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ये जाएंगी कहाँ, ये जाएंगी विंड पाइप में, और विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं विंड पाइप को, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हम सांस लेते हैं, जो गैसें थी नाक के माध्यम से वो कहाँ पहुंच गई, नाक के माध्यम से वो पहुंच गई ट्रैकिया में, या आप कह लीजिए विंड पाइप में पहुंच गई। अब विंड पाइप से क्या होता है, विंड पाइप से ये जाती हैं कहाँ पे, ये जाती हैं हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। विंड पाइप से ये गैसें कहाँ चली गई, ये चली गई हमारी फेफड़ों में। ठीक, विंड पाइप से ये गैसें जो हमने सांस के माध्यम से नाक से अंदर लिया, ये चली गई फेफड़ों में। और जब फेफड़ों की हम बात करते हैं तो फेफड़ों में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे पाए जाते हैं वायु कोष। ठीक है, तो जब फेफड़ों में, क्योंकि वायु कोष फेफड़ों में होते हैं, ठीक है, इनको हम यदि हम बात करें तो इनको बोलते हैं एल्वियोस। ठीक है, तो ये जो फेफड़ों में पहुंची हुई गैसें हैं ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं वायु कोष में। किस में जाती हैं, वायु कोष में जाती हैं। ठीक है, फेफड़ों में जो गैसें हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो वायु कोष में जाती हैं। और वायु कोष को क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ALVEOLUS। ठीक है, इसी को बोलते हैं वायु कोष। तो अब तक हमने देखा कि जो सांस के माध्यम से हमने गैसों को अंदर लिया, नाक के माध्यम से वो पहुंची विंड पाइप में या ट्रैकिया में, और फिर फेफड़ों के माध्यम से ये वायु कोष में पहुंच गई। और वायु कोष कहाँ पाया जाता है, वायु कोष फेफड़ों में पाया जाता है। यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये मान लो ये वायु कोष है, मान लो ये वायु कोष है। अब वायु कोष में गैसें आ गई तो ये भर गई। ठीक है, वायु कोष में ऐसे बहुत सारे वायु कोष होते हैं, एक ही नहीं होता, बहुत सारे वायु कोष होते हैं। तो इनमें क्या हो गया, गैसें भरी रहती हैं। अब ये जो वायु कोष होती हैं ये जुड़ी किससे होती हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये जो वायु कोष होती हैं ये जुड़े होते हैं रक्त नलिकाओं से। किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं रक्त नलिकाओं से। तो ये जो वायु कोष है ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है रक्त नलिकाओं से। समझना है एक एक करके। ठीक है, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, अभी केवल समझना है। ये किससे जुड़े होते हैं, रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, इन्हीं को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये वायु कोष जो है ये रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, यहां तक हमने समझ लिया। अब अगर रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं तो क्या होगा, क्योंकि गैसें हैं, गैसें वायु कोष में पहुंची हैं और वायु कोष जुड़ा है रक्त नलिकाओं से जिनसे रक्त का संचार होता है।
अब ये क्या करेंगी, ये जो रक्त नलिकाएं हैं, क्योंकि अब इनमें गैसें पहुंच गई हैं, इनमें विभिन्न गैसें पहुंच गई हैं, तो ये रक्त नलिकाएं अब क्या करती हैं, O2 युक्त कह सकते हो रक्त, या इसी को शुद्ध रक्त बोलते हो। ध्यान रखिएगा, शुद्ध रक्त यदि कोई बोले मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन विद्यमान है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, तो यदि मैं शुद्ध रक्त का प्रयोग करूं तो बात वही है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, यदि मैं बात करूं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त तो उसको आप शुद्ध रक्त समझिएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज हैं, तो कोई भी शब्द का मैं प्रयोग करता हूं दोनों समान है, ये आपको समझना है। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, ये जो रक्त नलिकाएं हैं, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के चलेंगी और ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाके कहां छोड़ देंगी, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाके हृदय में छोड़ देंगी। कहां छोड़ देंगी, हृदय में। ठीक है, तो भैया अब तक हमने क्या देखा कि हमने नाक के माध्यम से जब सांस लिया तो विभिन्न गैसें प्रवेश कर गई हमारे शरीर में, वो विंड पाइप में पहुंची, विंड पाइप से वो पहुंची फेफड़ों में, फेफड़ों में वायु कोश होते हैं, तो ये जो गैसें थी ये वायु कोश में जाके पहुंच गई, और वायु कोश रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, इसीलिए जो वायु कोश में आई थी तो उससे क्या हुआ कि रक्त में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया, हृदय में चला गया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया हो गई। अब यदि मैं बात करूं भैया ये हृदय में जाएगा कहाँ, अब यहां से चीजों को ध्यान से समझना है, हृदय में कहां जाएगा, चार भाग होते हैं ना, तो ये हृदय में कहां जाएगा, पल्मोनरी जो वेन थी ये इसको लेके हृदय में गई तो, लेकिन हृदय के किस भाग में गई हैं ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, ये लेके जाती हैं इसको बाएं अलिंद में। कहां लेके जाती हैं, ये इसको लेके जाती हैं बाएं अलिंद में, याद रखिएगा। तो अभी तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो पहुंच गया बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से क्या होता है, बाएं अलिंद से ये पहुंच गया बाएं निलय में, बाएं अलिंद से फिर ये कहां जाता है, ये जाता है बाएं निलय में। ठीक है, बाएं अलिंद से ये कहां जाता है, बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय के बाद ये कहां जाता है, बाएं निलय के बाद ये जाता है सेल में। अभी इसको हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, तो ये बाएं निलय के बाद कहां चला जाता है, सेल में चला जाता है। ठीक है, बाएं निलय के बाद ये सेल में चला जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जैसे आपने देखा कि हृदय से बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से फिर आपने देखा बाएं निलय में, बाएं निलय से आपने देखा सेल में, और इसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, इसी को यहाँ पे हमें देखना है। तो अभी तक जितनी चीज़ें बताई गई उसको एक बार याद करने का प्रयास करिएगा, बाएं निलय तक याद करने का प्रयास करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जितनी चीज़ें हुई हैं उसको मस्तिष्क में अपने नोट डाउन करना है, याद करना है, उसको रिमेंबर करना है। चलिए याद कर लिया। अब क्योंकि आप जानते हैं ये कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया, सेल में पहुँच गया। और सेल में आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है, तो जैसे ही ये सेल में पहुंचता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है और हमें क्या प्रदान करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, और अवशेष के रूप में, आप कहते हैं अपशिष्ट के रूप में यहाँ से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो गया, अपशिष्ट के रूप में CO2 गैस यहाँ से निकलती है। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त हो गई, ऊर्जा मुक्त होने के बाद यहाँ से CO2 गैस निकलती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। तो याद रखिएगा श्वसन क्या है। अब उम्मीद करता हूँ श्वसन आप समझ चुके होंगे।
ठीक है, नहीं समझे हैं तो अभी इसको और डिटेल में हम देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको याद करिएगा क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको बताया कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो श्वसन के बारे में हमने क्या देखा कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहले देखा हमने कि हमने नाक के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित गैसों को अपने शरीर के अंदर लिया। गैसें कहाँ गई? नाक के माध्यम से विंड पाइप तक पहुंची, जिसको ट्रैकिया आप बोलते हो। विंड पाइप से ये गैसें गई फेफड़ों में, फेफड़ों से ये गैसें गई वायुकोश में, क्योंकि फेफड़ों में ही वायुकोश होते हैं। अब वायुकोश में जब ये चली गई, जिसको आप बोलते हो एल्वियोलस, इसमें चली गई। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये वायुकोश है और वायुकोश रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, तो अब क्योंकि यहाँ पे विभिन्न गैसों में ऑक्सीजन भी आ गई है, तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, क्योंकि ये रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ये रक्त नलिकाएं ले जाके हृदय में छोड़ देती हैं। हृदय में कहाँ पे छोड़ती हैं? हृदय में ये छोड़ती हैं बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से ये जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय में किसके माध्यम से जाता है वो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाएं निलय से ये चला जाता है सेल में। सेल में क्योंकि पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया करके एटीपी निर्मुक्त करती हैं और साथ ही साथ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आए, लेकिन यहाँ तक रफली समझ में आना चाहिए कि भैया श्वसन होता क्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को हमने समझ लिया। ठीक है, अब जब हम श्वसन की प्रक्रिया को हमने समझा तो आपको बताते चले कि भैया श्वसन जो है, श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वसन हमने समझा क्या होता है। श्वसन के प्रकार की बात करें, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये दोनों हमें देखना है। पहला इसमें होता है ऑक्सीश्वसन। पहला इसमें होता है ऑक्सीश्वसन। ठीक है, दूसरा इसमें होता है अनाक्षी श्वसन। दूसरा क्या होता है? अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन, ये दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अनाक्षी श्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। इतना याद रखना है आपको। जैसे यदि मैं एक एक करके अब इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन की बात कर लें। नाम से ही स्पष्ट है क्या? ऑक्सी श्वसन नाम से ही क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? ये उपस्थित रहेगा। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अभी आपने देखा था, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी। ठीक है, ऊर्जा जब निर्मुक्त होगी तो दो प्रकार से होती है और ये दोनों आपने पढ़ा होगा। पहला प्रकार कौन सा होगा? पहला प्रकार होगा ग्लाइकोलाइसिस। नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, और दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, LYSIS, ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा कौन सा होता है? क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, क्रेब्स चक्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र आपको पता होना चाहिए। अब ग्लाइकोलाइसिस की यदि मैं बात करूं, आइए इसको देख लेते हैं।
पहले दिन से आप इसको देख रहे होंगे। ग्लाइकोलाइसिस की यदि हम यहीं पर बात करते हैं तो आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूविक एसिड बनाता है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पाइरूविक एसिड बनाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पाइरूविक एसिड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इस प्रक्रिया में कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, सेल के कोशिका द्रव्य में, सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूविक एसिड बनाता है और यहाँ पर 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेब्स चक्र की, क्रेब्स साइकिल की बात कर लेते हैं। क्रेब्स साइकिल तो आप जानते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसीलिए आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? ये सेल में पाया जाता है। और यहाँ पे कितनी एटीपी निर्माण होती है? 36 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये दो चीज़ें हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये ऑक्सी शोषण हमने समझ लिया। अब बात आती है अनाक्सी शोषण क्या होता है। अनाक्सी शोषण को हमने देखा कि ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन के ये शोषण होता है। तो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के कैसे शोषण होगा? तो इसका उदाहरण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है और ऑक्सीजन यदि उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो नहीं टूटेगा, ग्लूकोज जो है वो नहीं टूटेगा। अब यदि ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज यहाँ पर सड़ेगा। याद रखिएगा, ग्लूकोज जब नहीं टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो सड़ेगा और इससे क्या होगा? इससे कोई ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ये कैसे होता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि किण्वन आपने पढ़ा होगा ना, किण्वन, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा नहीं इसलिए कोई ऊर्जा यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन किण्वन आपने पढ़ा होगा ना, इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं किण्वन को। किण्वन या इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? जैसे सिरके का निर्माण हो गया तो वहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं बनती है, बल्कि जो ग्लूकोज होता है वो सड़ता है और जो सड़ता है उसी के माध्यम से एक दूसरा रूप देखने को मिलता है, गन्ने के रस से सिरका या दूध से दही की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे वो जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो किससे संपन्न होती है? वो अनाक्सी शोषण का उदाहरण है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अनाक्सी शोषण का उदाहरण कौन सा है, तो 2 उदाहरण याद रखना है, गन्ने के रस से सिरका का निर्माण और दूध से दही का निर्माण। ये अनाक्सी शोषण का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया, अनाक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण। अब हम बात कर लेते हैं मानव में शोषण तंत्र की। ठीक है, मानव में शोषण तंत्र की हम बात करेंगे। अब मानव में, अब यहां से ध्यान से समझना है, मानव में शोषण तंत्र, मानव में शोषण तंत्र की अब हम यहां पर बात करने वाले हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। मानव में शोषण तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा एक चीज़ कि भैया जब मानव में शोषण तंत्र की बात करते हैं तो एक रफली फिगर यहाँ पे हमें बना लेना चाहिए। रफली फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ और प्रयास करिएगा कि आप लोग भी कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। मानव में शोषण तंत्र की हम बात कर रहे हैं, एक फिगर साथ साथ इसको आप बनाते हुए चलिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। और मैंने आपको बताया है कि भैया फिगर बनाने में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो रफली बनता है, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप हो सकता है मेरे से बेहतर बनाते हो, लेकिन यहाँ पे फिगर बनाने में बहादुरी नहीं है, यहाँ पे है कि चीज़ों को समझा जाए। जितने अच्छे से आप समझ पाओगे उतनी अच्छी आपके
संबंधित सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। देखो दोनों सेम नहीं बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए फेफड़े, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, लंग्स हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फेफड़े में क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं, तो ये आपके वायु कोश हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी वायु कोश हो गए, ठीक है। ये वायु कोश हो गए। वायु कोश में क्या है, वायु भरी होती है, तो ऐसे डॉट डॉट भी कर सकते हो आप इसमें। तो यहाँ तक कंप्लीट करिए। इसके बाद यहाँ पर बीच में, पहली बात तो ये दोनों और पास पास होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ बीच में एक हड्डी होती है दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम एक संरचना होती है। इसके बाद ये आपका हो गया, ये जो संरचना है इसको यहाँ पे बोलते हैं ब्रांकी, ठीक है, वायु कोश हो गया। अब इसके बाद ये आप जानते हैं नासा छिद्र की बात हो रही है, जैसे ये आपका हो गया सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पता होना चाहिए, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। इसको बोलते हैं लॉयनेक्स, लॉर्नेक्स, LARYNX, लॉर्नेक्स। इसको हिंदी में लॉर्नेक्स बोलते हैं, और ऐसे साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। यदि किसी को यही नहीं आता तो गले से आवाज़ नहीं निकलती है, यदि ये प्रभावित होता है तो ये तो आपकी ये जो पूरी पाइप है ये क्या हो गई, ये विंड पाइप है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो लगभग सारी चीज़ें हो गई। ये आपके फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, इसको भी बता देता हूँ, ये आपके फेफड़े हो गए। अब इसमें क्या बचा है, अभी एक चीज़ बचा है, इस हड्डी का नाम, इसको बोलते हैं स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम इसको बोलते हैं। साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। ये आपका हो गया नासा छिद्र, नोट कर लीजिए इसको, नासा छिद्र, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोस्ट्रेल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं नासल चैम्बर, ठीक है। ये एक संरचना हो गई, इसको हमें समझना है, इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। नासल चैम्बर, या उसी को आप कह सकते हो क्या, ये वाली संरचना जो है इसकी बात हो रही है, नासल चैम्बर ये वाली संरचना है, ठीक है। चलिए अब एक बार बना लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। एल्वियोलस या वायु कोश। चलो अब इसको देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे भैया जो समझना है हमें, सबसे पहली बात कि हम बात कर रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र की,
और एक रफली संरचना ये बना दी गई है मानव के श्वसन तंत्र की। मानव के श्वसन तंत्र में जैसे हमने बोला था कि भाई हम नाक से जो है वो सांस लेते हैं, मतलब ये जो नासा छिद्र हैं या नोस्ट्रिल्स हैं, इनसे क्या होती है, गैसें जो हैं अंदर जाती हैं। इनसे बहुत सारी गैसें जो वायुमंडल में विद्यमान होती हैं वो अंदर जाती हैं। अंदर जाके ये कहाँ पहुँचती हैं, अंदर जाके ये पहुँचती हैं नासल चैम्बर में या नासा गुहा में पहुँचती हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़कर ये कहाँ जाती हैं, ग्रसनी में जाती हैं। और जब ग्रसनी में जाती हैं, इसी ग्रसनी में आपने पढ़ा था कि 2 पाइप जुड़ी होती हैं, जिनमें से एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। तो ये पहुंचती हैं भैया विंड पाइप में। और जब हम विंड पाइप की बात करते हैं, उस पर एक ढक्कन लगा होता है जिसको आप बोलते हो एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस खुल जाता है और गैसें जो हैं वो अंदर पहुंच जाती हैं। अब अंदर जब ये पहुंच जाती हैं, उससे पहले आपको बता दें कि यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है। इसी विंड पाइप पर ही यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स या इसी को बोलते हैं लार्नेक्स या साउंड बॉक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए साउंड बॉक्स कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है साउंड बॉक्स जो है वो विंड पाइप पर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इस विंड पाइप को क्या बोला जाता है, मैंने अभी नाम बताया था, ट्रैकिया बोला जाता है। तो ट्रैकिया से होकर के जब ये गैसें आगे बढ़ती हैं तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये कहाँ पहुँचती हैं, ये पहुँचती हैं ब्रांकी में। ये जो संरचना है ये ब्रांकी, तो ये पहुंचती हैं ब्रांकी में। और ये जब ब्रांकी में पहुंचती हैं तो उसके बाद ये फेफड़ों में पहुंच जाती हैं और फेफड़ों से ये कहाँ पहुंच जाती हैं, फेफड़ों से ये वायुकोश में पहुंच जाती हैं। ठीक है, फेफड़ों में आई, फेफड़ों से ये वायुकोश में चली गई। इतनी चीज़ें हमने समझ लिया वायुकोश तक। अब हम बात कर लेते हैं इस डायाफ्राम की। डायाफ्राम का काम क्या करता है, डायाफ्राम जो है वो हमारे जो फेफड़े हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे निचले भाग पर होता है, इनको सपोर्ट करता है। जैसे आप अंदर सांस लेते हो इस तरह से, तो आपका जो वक्ष है इसका आयतन बढ़ जाता है। और ये जो डायाफ्राम है, जब सांस आप खींचते हो बलपूर्वक तो ये सिकुड़ जाता है। मतलब ये जो फेफड़े हैं ये इनको सपोर्ट करने के लिए होता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो ये फैल जाते हैं, उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा आपने समझ लिया। गैसें कहाँ तक पहुँच गई, वायुकोश तक पहुँच गई। अब वायुकोश के बाद की जो चीज़ें हैं, इतना तो सामान्य है, कोई भी समझ सकता है। अब वायुकोश के बाद की जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। तो आइए अब इसके बाद की चीज़ों को देखते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं वायुकोश के बाद की चीज़ों की। वायुकोश के बाद अब आपको ध्यान से समझना है और इस चित्र को भी बना लेना है। इसको बना भी लेना है और अच्छे से समझना है। मान लो ये आपका हो गया वायुकोश। रफली एक हमने बना दिया कि ये आपका टॉप में हमने बना दिया कि ये हो गया वायुकोश। ठीक है, अब वायुकोश में क्या होता है कि एक तरफ से भैया वायुकोश में आती है ऑक्सीजन और दूसरे तरफ से निकलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी तरफ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब वायुकोश से जैसे हमने देखा था कि वायुकोश से जुड़ी होती हैं रक्त नलिकाएं। हमने अभी पढ़ा था कि वायुकोश से जुड़ी क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, अब ये आपने जब अभी आपने पढ़ा कि श्वसन होता क्या है, तो हमने देखा था कि ये जो पल्मोनरी वेन हैं इन्हीं से होकर, क्योंकि ये रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती हैं, इसीलिए जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, वो हृदय में जाता है। हृदय के किस भाग में जाता है वो भी हमने देखा था। तो आइए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसी के नीचे, और इसको आपको ध्यान से समझना है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। हृदय ऐसे ही 4 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा चार्ट में। जैसे बायां अलिंद हो गया, बायां निलय हो गया, दायां अलिंद हो गया, दायां निलय हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया LA
अभी सबका मतलब मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका LV, ये हो गया आपका RA और ये हो गया आपका RV। अब ये हैं क्या क्या, तो नोट कर लीजिएगा। LA का मतलब क्या हो गया, LA का मतलब क्या हो गया, इसका हो गया लेफ्ट। और अलिंद को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्ट्रियम, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं LV की, LV को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हो गया, लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, और VENTRICL, वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां से हमने समझ लिया बायां अलिंद और बायां निलय, इसका मतलब होता है निलय, इसका मतलब होता है अलिंद, ठीक है। इसी प्रकार से राइट और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया। अब हमने देखा कि भैया सबसे पहले कि जो आपने समझा कि वायु कोश है, वायु कोश में वायु पहुंच गई। अब वायु कोश से जो वायु है ये हमने देखा कि रक्त नलिकाओं के माध्यम से ये हृदय में जाते हैं। हृदय में कहाँ पे जाते हैं यदि हम बात करें तो हृदय में ये जाते हैं सबसे पहले कहाँ पे, ये हृदय में जाते हैं बाएं, और आर्ट्रियम का मतलब क्या होता है हमने बताया अलिंद में। तो ये कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये सबसे पहले जाती हैं बाएं अलिंद में, ये आप नोट कर लीजिएगा कहाँ जाती हैं, बाएं अलिंद में जाती हैं। और अभी शुरुआत जब हमने किया था श्वसन क्या होता है, तो श्वसन में हमने क्या पढ़ा था, इसको लिख ही लेते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बायां अलिंद, ये क्या हो गया, ये हो गया बायां निलय। तो हमने देखा कि जो पल्मोनरी वेन है या जो रक्त नलिकाएं हैं, ठीक है, ये जो रक्त नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं ये क्या लेके आ रही हैं, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के आ रही हैं या शुद्ध रक्त लेकर के आ रही हैं, और लाकर छोड़ कहाँ रही हैं, लाकर छोड़ रही हैं बाएं अलिंद में। अब हमने पढ़ा था श्वसन में, अभी जब चर्चा शुरू की थी कि बाएं अलिंद से फिर ये कहाँ जाता है, ये बाएं निलय में जाता है। तो अब बाएं अलिंद में आ गया, तो बाएं अलिंद से अब इसको बाएं निलय में हम पहुंचा देते हैं। तो जब बाएं अलिंद से हम बाएं निलय में पहुंचाते हैं, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बाएं अलिंद से बाएं निलय में कैसे पहुंचता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में कैसे पहुंचता है, तो याद रखिएगा विस्कस पिड वाल्व होता है, इसको क्या बोलते हैं, विस्कस पिड वाल्व, ठीक है। तो एक वाल्व होता है जिसको आप बोलते हो विस्कोस्पिड वाल्व, और इसी के माध्यम से, या इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड, इसका सही उच्चारण होगा बाइकॉस्पिड वाल्व। तो बाइकॉस्पिड वाल्व के माध्यम से जो रक्त बाएं अलिंद में आया है वो रक्त कहाँ पहुँच जाता है, बाएं नीले में। कैसे पहुँच जाता है, ये कैसे पहुंच जाता है, ये मैंने बताया एक वाल्व की सहायता से। और इस वाल्व को क्या बोलते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं विस्कस पिड, या आप कह सकते हो वास्कट पिड वाल्व की मदद से ये पहुंच जाता है। यहाँ तक किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से ध्यान से फिगर को समझिएगा, उसके बाद बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए इसको। ध्यान से इसको समझना है। तो ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए बायोकस्पिड वाल्व की मदद से। कहाँ पहुँच गए, बायोकस्पिड वाल्व की मदद से ये पहुँच गए आपके बाएं निलय में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बाइकॉस्पिड वाल्व की मदद से ये पहुंच गए बाएं नीले में। देखो ध्यान से समझोगे ना तभी समझ में आएगा, यदि सिर्फ सुन लोगे तो नहीं आएगा। ध्यान से चीज़ों को समझना। देखो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वायु कोश तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वायु कोश तक बहुत आसान शब्दों में आपको बताया और कुछ था भी नहीं। वायु कोश के बाद हमने देखा कि रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं, और इन रक्त नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन की मदद से ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंच गया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में ये बायकस्पिड वाल्व की मदद से पहुंच गया बाएं निलय में। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाएं निलय में जब पहुंच गया तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अब बाएं निलय से ये कहां जाता है, ये सेल में जाता है। ये हमने देखा था शुरुआत में, बाएं निलय से ये कहां जाता है, ये जाता है सेल में। तो ये मान लो सेल है आपका, ये सेल में आ गया। और जब सेल में आ गया, और सेल में आ क्या रहा है, सेल में आ रहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त आ रहा है सेल में। अब जब शुद्ध रक्त सेल में आता है, क्योंकि सेल में पहले से ग्लूकोज उपस्थित होता है, तो ये अभिक्रिया करता है और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ से निर्मुक्त होती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट के रूप में होता है। इतना हमने पढ़ा था। तो बायकस्पिड वाल्व की मदद से ये बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसके माध्यम से सेल में जा रहा है, बाएं निलय से सेल में ये कैसे पहुंचता है रक्त, तो बाएं अलिंद से यदि हम बात करें, बाएं निलय से यदि हम बात करें कि सेल में कैसे पहुंचता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे होती है सिस्टमैटिक आर्टरीज। नोट कर लीजिएगा क्या होता है, सिस्टमैटिक आर्टरीज। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। सिस्टमेटिक आर्टरीज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक आर्टरीज को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक आर्टरीज को बोलते हैं धमनियां। तो याद रखिएगा, ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, यहां बात हो रही है धमनियां। तो धमनियों के माध्यम से बाएं निलय से जो ऑक्सीजन युक्त या जो शुद्ध रक्त था वो सेल में पहुंच गया। सेल में पहुंचने के बाद यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त हुई, और फिर यहाँ से वेस्ट के रूप में, या आप कह लीजिए अवशिष्ट के रूप में, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अवशिष्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब यहाँ से अवशिष्ट के रूप में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कहाँ जाएगी, तो याद रखिएगा ये जाएगी दाएं अलिंद में। कहाँ जाएगी, ये जाएगी दाएं अलिंद में। तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके दाएं अलिंद में। तो ये पहुंच गई दाएं अलिंद में। अब क्योंकि ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जा रहा है। तो CO2 का परिवहन कौन कर रहा है, सेल से। यदि पूछ लिया जाए कि सेल से दाएं अलिंद में इसका परिवहन कौन कर रहा है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक वेन्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक वेन्स। याद रखिएगा, वहां पे क्या था, वहां पे आर्टरीज थी, धमनियां थी। यहां पे क्या है, यहां पे वेन्स हैं। ये याद रखिएगा, एक जगह सिस्टमेटिक वेन्स हैं, एक जगह सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपने यहां तक पहुंचा दिया। अब इससे क्या होगा कि पुनः दाएं अलिंद से ये कहां जाएगा, पुनः दाएं अलिंद से ये जाएगा दाएं निलय में। कहां जाएगा, दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद पुनः ये निकलता है और कहां चला जाता है, ये चला जाता है वायु कोश में। तो वायु कोश में यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे CO2 चला जाता है वायु कोश में। और CO2 जो वायु कोश में जाता है, इसको ले कौन जाता है, इसको ले जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो दाएं निलय से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पुनः वायु कोश में चले जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद तक ले जाने वाली जो नलिका है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, या इसी को बोलते हैं हिंदी में फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है।
तो पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा जो होता है ये लेकर के जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अभी कुछ चीज़ें नोट करा दूंगा, तो जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि वायुकोश है, वायुकोश से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में बायकस्पिड वाल्व की मदद से ये पहुँचता है बाएं निलय में। बाएं निलय से फिर ये सिस्टमेटिक आर्टरीज धमनियों के माध्यम से पहुंचता है सेल में। सेल में अवक्रिया होती है और यहाँ से अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ से जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है और ये कहाँ जाता है? ये दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से पुनः यह दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय के बाद फिर पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ये निकलकर वायुकोश में चला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। एक एक करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा जिनको क्लियर नहीं है। सबसे पहले फेफड़े से, जिनको क्लियर नहीं है क्रम से नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक, सर्वप्रथम फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक पहुंचाने का काम पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा करता है, ठीक है। अगली लाइन में फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को बायकस्पिड वाल्व की मदद से यह बायकस्पिड वाल्व की मदद से यह बाएं निलय में पहुंचता है। आगे फिर क्या होता है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त सिस्टमेटिक आर्टरीज की मदद से, सिस्टमेटिक आर्टरीज की मदद से सेल में पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि कोशिका में पहले से ग्लूकोज होता है, ये आप नोट मत करिए, समझ जानते हैं आप, समझते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज से अपक्रिया करता है, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है। फिर आगे क्या होता है कि अब क्या करती हैं कि याद रखिएगा इसमें कि अब क्योंकि यहाँ पे क्या पहुँच गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन युक्त जो रक्त था वो सेल में पहुंचकर एटीपी का निर्माण कर चुका है। अब इसके बाद की बात हो रही है, तो नोट करिएगा कि कोशिकाओं से हृदय के दाएं अलिंद में, कोशिकाओं से हृदय के दाएं अलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पहुंचाने का कार्य सिस्टमेटिक वेन्स करती हैं। ध्यान रखिएगा, एक जगह सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं, एक जगह सिस्टमेटिक वेन्स हैं। तो यहां पे सिस्टमेटिक वेन्स करती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये दाएं अलिंद में पहुंच चुका है और दाएं अलिंद से ये दाएं निलय में जाता है, यहां पे जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे नोट नहीं किया, नोट कर लीजिएगा, अभी मैं नोट करा दे रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इसमें नोट करिएगा कि दाएं अलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से पहुंचता है, ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से पहुंचता है और फिर दाएं निलय से, और फिर दाएं निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वायुकोश में पल्मोनरी आर्टरीज के मदद से पहुंचता है, पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से पहुंचता है, या इसी को बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, इसकी मदद से पहुंचता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि वायुकोश से रक्त आता कहाँ?
पर है, अलिंद में आता है या निलय में आता है। और फिर यह भी ध्यान रखना है कि दाएं में आता है कि बाएं में। पहले ये क्लियर कर लो कि वायु कोश से बाएं अलिंद में आता है और अलिंद के बाद फिर निलय में जाता है। और आपको कुछ नहीं करना है कि भैया यदि वायु कोश से अलिंद में आ रहा है बाएं, तो लाने वाला कौन है, किसके माध्यम से आ रहा है, वो याद कर लो। बाएं अलिंद से बाएं निलय में जा रहा है तो किसके माध्यम से जा रहा है, वो याद कर लो। फिर बाएं निलय से यदि ये सेल में जा रहा है तो किसके माध्यम से जा रहा है, वो धमनियां कौन सी हैं, वो सिराएं कौन सी हैं, वो बॉल्व कौन से हैं, यही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए 2 चीज़ इसमें नोट कर लीजिएगा, नोट करो। सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, नोट कर लीजिएगा। सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा इसका अपवाद है, क्योंकि यह, आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि यह ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त ले जाती है। दूसरा नोट कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक आर्टरीज या धमनियां सदैव अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, सदैव शुद्ध रक्त ले जाती हैं। सिस्टमेटिक आर्टरीज या धमनियां सदैव शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जिसके माध्यम से दाएं निलय से वायुकोश में जाता है रक्त, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब गैसें कहाँ पहुंच गई, वायु कोश में पहुंच गई। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच गई, वायु कोश में पहुंच गई। और वायु कोश में जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश से होकर के बाहर निकल जाती है, वातावरण में पहुंच जाती है। तो ये हो गई पूरी श्वसन की प्रक्रिया, आप कह लीजिए किस प्रकार से आप सांस लेते हैं और क्या क्या प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है, ये आपने समझ लिया। अब कुछ चीज़ें और समझने की ज़रूरत है, जैसे गैसों के परिवहन की बात आती है। गैसों का परिवहन, अब यदि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन। O2 का परिवहन कैसे होता है, अभी आपने देखा O2 का परिवहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो O2 का परिवहन जो हो गया वो कैसे हो गया, वो हो गया आरबीसी के माध्यम से। आरबीसी के माध्यम से कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो ध्यान रखिएगा 99% जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो होता है आरबीसी के द्वारा, और 1% जो है वो होता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, CO2 के परिवहन की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि 7% होता है प्लाज्मा के द्वारा। नोट कर लीजिएगा इसको, 7% होता है प्लाज्मा के द्वारा, 70% होता है प्लाज्मा में मौजूद बाइकार्बोनेट द्वारा। 70% प्लाज्मा में मौजूद बाइकार्बोनेट द्वारा। ठीक है, अब बचा कितना, 23%।
23% किसके द्वारा होता है? 23% में नोट कर लो आरबीसी द्वारा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी कितना प्रतिशत करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब आपने सारी चीज़ें नोट कर ली। अब जिनको कुछ डाउट हो उनके लिए भी थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, इसको फिर से नोट कर लो, ठीक है। क्या नोट करना है? नोट करो, नोट डाल के उसमें नोट करो शुद्ध रक्त। और जब शुद्ध रक्त का मैं बात करूँ मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। नोट करो फास्ट। शुद्ध रक्त वायुकोश से हृदय तक, शुद्ध रक्त वायुकोश से हृदय तक पल्मोनरी वेन्स ले जाती हैं। शुद्ध रक्त वायुकोश से हृदय तक पल्मोनरी वेन, और हृदय में भी कहाँ? बाएं अलिंद में। आगे, शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में, शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में बाइकस्पिड वाल्व की मदद से, बाइकस्पिड वाल्व की मदद से। आगे नोट करो, हृदय से मतलब बाएं निलय से, हृदय से कोशिकाओं तक O2 युक्त रक्त कौन ले जाता है? सिस्टमेटिक आर्टरीज। तो नोट कर लो सिस्टमेटिक आर्टरीज। आगे, अशुद्ध रक्त सेल से हृदय तक, और हृदय में कहाँ जाता है सबसे पहले? हृदय में कहाँ जाता है सबसे पहले? बाएं अलिंद में। तो नोट करना, अशुद्ध रक्त सेल से हृदय तक कौन ले जाता है? सिस्टमेटिक वेन्स ले जाती हैं। और फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय तक कौन ले जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व ले जाता है। और फिर दाएं निलय से वायुकोश में कौन ले जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरीज ले जाती है। ये नोट कर लीजिए क्योंकि यही तो डाउट हैं। ये क्लियर रहेगा तो आप बहुत आराम से चीज़ों को समझ जाओगे। एक चीज़ ये हो गई क्लियर आपकी। अब जो बचा है, जो हमें समझना है सबसे पहले, जैसे एक प्रक्रिया होती, जैसे हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में थकान महसूस होता है, आलस्य महसूस होता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? थकान और आलस्य के पीछे जो कारण होता है कहीं ना कहीं वो होता है लैक्टिक एसिड। जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तभी हमें थकान और आलस्य का अनुभव देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अनाक्सी शोषण। इसका कारण क्या है? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव का कारण क्या है, तो इसका कारण है अनाक्सी शोषण। ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जमाव मांसपेशियों में हो जाता है और फिर ये समस्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका कारण है। अब हम बात कर लेते हैं, श्वसन तो पूरा हो गया। श्वसन के बाद बात आती है श्वासोच्छ्वास की। हमने देखा था ना श्वसन के प्रकार में, तो अब पहला चीज़ तो पूरा हो गया। अब हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास, या इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग की अब हम बात करने वाले हैं। श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निःश्वसन और दूसरा होता है उच्छ्वास। पहला होता है निःश्वसन और दूसरा होता है उच्छ्वास। ठीक है, चलिए, तो हम देख रहे थे निःश्वसन देख रहे थे। निःश्वसन में यदि हम बात करें इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्पिरेशन। ठीक है, और उच्छ्वास को जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये दोनों पता होना चाहिए आपको। ठीक है, निःश्वसन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं इसी को बोलते हैं, जैसे हम सांस अंदर लिया बलपूर्वक, तो इससे क्या होता है कि हमारे वक्ष का जो आयतन है ये क्या होता है, बढ़ जाता है।
डायफ्राम हमने बताया था, डायफ्राम क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ कर इसको सपोर्ट करने के लिए आता है, क्योंकि फेफड़े ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए आता है। साथ ही साथ जो वक्ष गुहा का दाब होता है, वायु दाब होता है, उसमें कमी देखने को मिलती है, उसमें कमी देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में बाहर से वायु शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं इस प्रकार से, तो बाहर से वायु हम शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, और यह स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। तो जब बाहर से वायु शरीर में हम प्रवेश कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं निःश्वासन, और इसी का जो उल्टा हो गया उसको हम बोलते हैं उच्छ्वास। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। डायफ्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह एक अनैच्छिक पेशी है, याद रखिएगा, डायफ्राम यह एक अनैच्छिक पेशी है, और यह लगातार अपने कार्य को संचालित करती रहती है। लगातार जैसे हम सांस लेते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, सांस छोड़ते हैं तो वो फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो ये लगातार कार्य करती है और एक अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी क्या होती है ये आपको पूर्व में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, वायु बाइलूम के बारे में। जैसे एक होता है टाइडल बाइलूम, ये क्या होता है पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है टाइडल बाइलूम, जब सामान्य अवस्था होती है, जब मनुष्य की सामान्य अवस्था होती है या किसी भी प्राणी की सामान्य अवस्था होती है, तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान, तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान वायु का जो आयतन होता है उसी को हम बोलते हैं टाइडल बाइलूम। और ये कितना होता है, ये होता है 500 ml। ये याद रखिएगा, सामान्य अवस्था में वायु को ग्रहण करना, वायु को छोड़ना, और इस अवस्था में जो इसका आयतन, फेफड़े में वायु का जो आयतन होता है वो होता है 500 ml। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है इंस्पिरेटरी, दूसरा आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व बाइलूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व बाइलूम, यहाँ पे यदि बात करूँ ये कितना होता है, आप जानते हैं श्वसन के बाद, सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक ले जाने वाले गैस की मात्रा, जैसे हम सामान्य श्वसन करते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम आपको अध्ययन करा रहे हैं तो सामान्य श्वसन कर रहे हैं, लेकिन यदि इसी में हम बलपूर्वक सांस लेते हैं, जैसे हमने बताया इस तरह से बलपूर्वक जब हमने सांस लिया, तो इस दौरान जो गैस की मात्रा होती है, बलपूर्वक ली जाने वाली जो गैस की मात्रा होती है वो अधिकतम कितनी होती है, वो होती है 3000 ml। कितनी होती है, 3000 ml। पता होना चाहिए बलपूर्वक कितना होता है, 3000 ml। फिर इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा बाइलूम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा होता है एक्सपायरेटरी बाइलूम, ठीक है। क्या होता है, एक्सपायरेटरी बाइलूम। ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी बाइलूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी बाइलूम मतलब सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा। हम सामान्य श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो प्राणायाम देखते हो ना, या योगा करते होगे, तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं ऐसे जिसमें सांस लेना और बलपूर्वक छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं और बलपूर्वक यदि हम सांस छोड़ें तो इसमें कितना बाइलूम निकलता है, ठीक है। बलपूर्वक सांस निकालने के बाद जो वायु की मात्रा होती है वो कितनी होती है, सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक निकाली गई जो वायु की मात्रा होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, वो अधिकतम हो सकती है 1100 ml, ठीक है। चौथा प्रकार आपका आता है रेसिडुअल बाइलूम। क्या आता है, रेसिडुअल बाइलूम। रेसिडुअल बाइलूम क्या होता है, रेसिडुअल बाइलूम मतलब बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो वायु की मात्रा बची होती है, बलपूर्वक हमने 1100 ml सांस छोड़ा, ठीक है, वायु छोड़ी बाहर, और उसके बाद बलपूर्वक छोड़ने के बाद भी कुछ आयतन फेफड़ों में बचा रहता है, वो कितना होता है, वो होता है 200 ml, ठीक है। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी जो आयतन बचा रहता है फेफड़ों में वो होता है 200 ml। और यदि पूछ लिया जाए टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 5.6 लीटर। टोटल
जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 5.6 लीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो आपको नोट डाउन करना है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। सोशल में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, पक्षी के बाद इसी में आप डॉल्फिन भी एक स्तनधारी है तो इसको भी देख सकते हैं। तो स्तनधारी और पक्षियों की बात आ गई कि भैया इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़े के द्वारा होती है। ठीक है, स्तनधारी और पक्षियों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़े के द्वारा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया केचुआ में श्वसन कैसे होता है, तो याद रखिएगा केचुआ में जो श्वसन होता है ये त्वचा के माध्यम से होता है। ठीक है, त्वचा के माध्यम से होता है। इसके बाद यदि पूछ लिया जाए कीट, जो कीट होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, तो इनमें एक नली पाई जाती है जिसको बोलते हैं वातक नली। वातक नली या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम। तो जो कीट होते हैं वो ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। फिर यदि हम पूछ ले जाएं मछलियों के बारे में, तो ये गिल्फ के माध्यम से। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिच्छू कि भाई बिच्छू कैसे श्वसन करता है, तो याद रखिएगा बुक लूना, बुक, इसको नोट कर लीजिएगा, बिच्छू वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक लंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं बुक लंग। ठीक है, इसके माध्यम से, बुक लंग के माध्यम से ये श्वसन करता है बिच्छू, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो उभयचर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो उभयचर हैं वो किस प्रकार से, उसमें श्वसन की क्या प्रक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यदि कोई भी जानवर जो भूमि के अंदर रहता हो, मृदा के अंदर रहता हो, ठीक है, वो कैसे श्वसन करेगा, वो त्वचा से श्वसन करेगा, पहला चीज़। ठीक है, जो पानी में है वो पानी में कैसे करता है, गिल्फ के माध्यम से करता है। अभी मछलियों में हमने देखा। जो पृथ्वी मतलब आप कह सकते हो धरा के ऊपर है या भूमि के ऊपर है, वो कैसे श्वसन करता है, वो फेफड़ों द्वारा करता है। तो जब उभयचर की हम बात करते हैं तो उभयचर में आपको ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब भूमि के अंदर है तो वहाँ पे त्वचा के द्वारा, यदि भूमि के ऊपर है तो वहाँ पे फेफड़ों के द्वारा, पानी में है तो गिल्फ के द्वारा श्वसन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, कि कैसे श्वसन होता है। तो इतनी जानकारी आपको होना था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सरीसृपों में लंग पाया जाता है, तो जी हाँ जवाब होगा, जी हाँ सरीसृपों में लंग पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें थी जो हमने समझा श्वसन तंत्र के बारे में। और कल का जो सेशन होगा या जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होगा। वहाँ पर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में समग्रता से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। सेशन कैसा लगा है ज़रूर बताना है, साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।